सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कोहेजन मेजरमेंट। ठीक है, तो ये 5th यूनिट का बचा हुआ पार्ट है, इसको देख लेते हैं, इसको ख़त्म ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होता क्या है कि किसी मेटल सरफेस में कोहेजन कितना हुआ है इसको हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, लेकिन जो कुछ सेटिस्फाइड हैं उसको हम स्टडी करते हैं, जैसे कि वेट लॉस मेथड, ओपन सर्किट पोटेंशियल मेथड और पोलराइजेशन मेथड, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम देखते हैं वेट लॉस मेथड। वेट लॉस कहने का मतलब क्या है कि जब किसी मेटल सरफेस में क्या होगा, कोरोजन होगा, तो कोरोजन होने से मेटल नष्ट होता है। ठीक है, नष्ट होने के बाद उसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो पहले का वजन और बाद का वजन, दोनों वजन को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। उसके बाद में जो है उसका फार्मूला से रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में सैंपल स्पेसिमेन का इनिशियल वेट लेकर कोरोजन इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं एक निश्चित समय के लिए। समय पूरा होने के पश्चात उसका वेट ले लेते हैं। कोरोजन का रेट जो है इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही सिंपल विधि है, बहुत ही सिंपल विधि है ये, इसमें कोई तामझाम आपको नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। कोरोजन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, के तो आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट फॉर यूनिट कोरोजन, मतलब एक विशेष यूनिट में कितना कोरोजन होता है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाला एरिया में कितना कोरोजन होगा, 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसको हम कांस्टेंट बना लेंगे। ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू होता है इनटू डेल डब्ल्यू। डेल यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, वेट है, कितना लॉस हुआ, वेट में कितना लॉस हुआ उस पे उसका वैल्यू है ये डेल डब्ल्यू। ठीक है, वेट लॉस ऑफ सैंपल स्पेसिमेन, पहले का वेट और बाद का वेट में घटा के हम ये निकालते हैं। ए क्या हो जाता है, एरिया। एरिया 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी है हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। टी जो है टाइम। अब देखो कोरोजन 1 घंटे में होने वाला प्रोसेस तो है नहीं, है ना, उसके लिए कई महीने लग जाते हैं कोरोजन इन्वायरमेंट में। अब थोड़ा सा कोरोजन को मेजर नहीं कर सकते हैं वेट लॉस मेथड से, तो उसको अच्छे तरीके से हम उसको संचारित होने दे लेते हैं। उसके बाद में जो है उस टाइम को नोट कर लेते हैं, तो ये टाइम है। अब यहाँ पे रो जो लिखा हुआ है, पी जैसे दिख रहा है, रो क्या कहलाता है, डेंसिटी ऑफ स्पेसिमेन इन ग्राम पर क्यूब। एक क्यूब में कितना ग्राम जो है स्पेसिमेन का डेंसिटी है वो है। ठीक है, ये तो रहा आपका वेट लॉस मेथड और इसका फार्मूला, इतना ही काफ़ी है यहाँ पे। अच्छा, इसका जो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होता है वो अब देख लो। देखो यहाँ पे क्या है, कोरोजन जो है वो कोई लोकलाइज्ड फिनोमिना तो है नहीं कि हर सतह पे एक बराबर कोरोजन होगा, कहीं पे ज़्यादा गड्ढा होगा तो वहाँ पे कोरोजन ज़्यादा होगा, तो इसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है इसको नापने में। ठीक है, पेनिट्रेशन इज यूनिफॉर्म, पेनिट्रेशन सभी जगह के लिए यूनिफॉर्म है। जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पे भी पेनिट्रेशन उतना ही होगा, जहाँ ऊपर उथला हुआ सतह होगा वहाँ भी यूनिफॉर्म ही होगा। एरिया नॉट चेंज, एरिया जो है चेंज नहीं होता। पेनिट्रेशन रेट टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, पेनिट्रेशन रेट जो है एक समय में अलग हो सकता है, दूसरा समय में और अलग हो सकता है। ये कुछ अनिश्चितता आती है इसको चेंज स्टडी करने में। एडवांटेज देख लेते हैं, ये बहुत सरल विधि है। इस मेथड को सॉलिड लिक्विड गैस सभी इन्वायरमेंट में अप्लाई किया जा सकता है। इस विधि में विजुअल इंस्पेक्शन किया जा सकता है, देख सकते हैं कि भाई कितना कोरोजन हुआ है ना, मतलब मॉनिटरिंग कर सकते हैं यहाँ पे। इस मेथड से लोकलाइज्ड कोरोजन को आइडेंटिफाई मेजर किया जा सकता है। जैसे कोई विशेष एरिया में ज़्यादा कोरोजन हुआ, इधर कम कोरोजन हुआ, तो उसको हम लोकलाइज्ड कोरोजन कहेंगे, है ना, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। कोरोजन इन्वर्टर यूज़ किया जाता है, तब उसका वर्क को एब्जॉर्ब किया जाता है। मान के चलो हम उसमें कोरोजन इन्वर्टर डाले हैं, तो वो कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। लिमिटेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका तो ये है कि बहुत लंबा समय लगता है, और यहाँ पे केवल एक एवरेज रेट ही डिटरमाइन करना पॉसिबल होगा, क्योंकि शुरू में कितना रेट था, लास्ट में कितना रेट था, 1 महीना पहले का रेट और 1 महीने बाद का रेट हम अलग अलग तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। और ये क्या है, नॉट अ फास्ट मेथड, फास्ट मेथड नहीं है। और इसमें क्या होता है, सैंपल स्पेसिमेन पूरी तरह से ख़राब ही हो जाता है, उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रेट जो है
प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये इसका लिमिटेशन रहा। अब देखते हैं सेकंड मेथड जो है आपका ओपन सर्किट पोटेंशियल मेथड। यह भी एक सरल विधि है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ओपन सर्किट होता क्या है। जैसे यहाँ पे कोई बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट इसको गैल्वेनोमीटर में नाप लेते हैं तो ये इसका पूरा फुल चार्ज दिखा देता है। लेकिन वहीं गैल्वेनोमीटर और बैटरी के बीच में कोई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो ये इसका फुल चार्ज को नहीं दिखा पाता। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, कुछ चार्ज को अपने में यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो जो बिना रेजिस्टेंस वाला है उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। और जो रेजिस्टेंस या फिर कोई मशीन लगाया हुआ है, यहाँ पे मान के चलो एम्पलीफायर जोड़ दिए, बाजा बज रहा है, उसके बाद में हम उसका गैल्वेनोमीटर में उसका करंट को नापेंगे तो भाई एनर्जी तो वहाँ यूज हो गया ना। या इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक बेल बजने में एनर्जी यूज हो गया, तो गैल्वेनोमीटर पूरा नहीं बता पाएगा। तो हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर वाला, ये वाला ओपन सर्किट वाला सर्किट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक मेटल रॉड रहता है जिसका हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या लेते हैं, ऐसा मेटल ले लेते हैं जिसका हमको क्या करना है, संक्षारण ज्ञात करना है। ठीक है, और ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहता है किससे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा। भाई ये जो सरफेस है, इतना सरफेस मान के चलो, ये डायमीटर फिक्स है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है। तो इस मेटल को हम कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से, जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, अब मेटल आयन जो है वर्किंग इलेक्ट्रोड कह सकते हो इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी सहायता से इसके कोरिजन होने का रेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कोरिजन मतलब आयनित होना, घुलना, कैसा भी कह सकते हो। इसका क्षय होना, मेटल का क्षय होना, नष्ट होना, इसका रेट को करंट के थ्रू हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। इस मेथड में मेटल को एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड कंसीडर किया जाता है जिसका निश्चित एरिया कोरिजन कराया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज किया जाता है जो मेटल को संचारित करे। ठीक है, ये सब आप देख लो। उसी इलेक्ट्रोलाइट में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा रहता है जो सॉल्यूशन के पोटेंशियल को डिटेक्ट करता है ना। इसका अपना खुद पोटेंशियल नहीं होता, ये सॉल्यूशन के पोटेंशियल को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इससे रेट ऑफ कोरिजन डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये मेथड काफ़ी सरल है। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा होता है, कितना करंट आ रहा है उसके आधार पे डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलराइजेशन मेथड। यह मेथड कोरिजन मेजरमेंट का एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है। इस मेथड में मेटल सरफेस में होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन से उत्पन्न होने वाले ओवर पोटेंशियल और काउंटर इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस द्वारा रेट कैलकुलेट किया जाता है। काउंटर इलेक्ट्रोड क्या होगा ये देख लेते हैं। ये काउंटर इलेक्ट्रोड हो सकता है प्लेटिनम का हो, जनरली प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। और ये वर्किंग इलेक्ट्रोड मतलब मान के चलो हमारे पास लोहा का है, लोहा का संक्षारण हमको स्टडी करना है। ये पूरा दोनों इलेक्ट्रोड कहाँ डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो सकता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl और डिस्टिल वाटर को यूज़ करते हैं जिससे कोरिजन मीडियम जो है तैयार हो जाता है। और मटेरियल मतलब कोई सा भी एलिमेंट जिसका हम कोरिजन हमको स्टडी करना है उसको वर्किंग इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करते हैं। इस इलेक्ट्रोड में कोरिजन का जो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, जिसका पोटेंशियल रेफरेंस इलेक्ट्रोड तथा काउंटर इलेक्ट्रोड की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको इन दोनों इलेक्ट्रोड की सहायता से यहाँ पे ज्ञात करते हैं। वहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रोड था, यहाँ दो इलेक्ट्रोड लगा के रखे हैं। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो डायरेक्टली कंप्यूटर ऑब्जर्व करता है। मतलब ये क्या है, एक मशीन से जुड़ा होता है, वो मशीन ही सारा रीडिंग ले के हमको कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, कैलकुलेट करके कर्व बना देता है, कर्व जो है किस तरह से इसमें संचारण हो रहा है। अब कर्व के हिसाब से अब क्या कर लोगे, उसका स्लोप जो बनेगा उसके आधार पे आप जो है डिटेक्ट कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको कर्व कैसे दिखता है। ये टफल फ्लोट्स होता है, दरअसल वो मशीन जो है टफल फ्लोट करता है। जैसे यहाँ पे ये जो कर्व बना है ये क्या है, ये आपका
रिडक्शन के लिए हुआ है और ऑक्सीडेशन के लिए कर्व इधर है। ऊपर में आप जाओगे तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ती हुई आएगी, एक इधर क्या है करंट डेंसिटी। तो दोनों कर्व का जो प्लॉट होगा यहाँ पे हम ये इसका स्लोप जो है स्लोप उसके आधार पे क्या कर लेते हैं रेट को डिटरमाइन कर लेते हैं और मशीन ही कैलकुलेट करके दे देता है। यहाँ पे अगर इस कर्व को पीछे सरकाते हैं, इसको पीछे सरकाते हैं तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट मिलता है। ये जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है आई कोर, है ना। ये जो पॉइंट है वो कहलाता है कोरिजन पोटेंशियल, कोरिजन का पोटेंशियल है जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है वो, ठीक है। तो इस तरह से कर्व मिलता है जो कि टेफल कर्व होता है और क्या बताता है एनोडिक और कैथोडिक रीजन के होने वाले रिएक्शन के रेट को बताता है, ठीक है। दोनों में कैसा रिएक्शन हो रहा है उसको बताता है। तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। बाकी जो अगला टॉपिक है अगले वीडियो में लेके आते हैं। और देखो चैनल में अगर नए हो तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो दोस्तों के साथ, है ना, जिससे हमारा भी कुछ सहायता हो सके, है ना। और आपका सहायता तो हम कर ही रहे हैं। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।